हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो आज है फर्स्ट आज है 2 जनवरी, लेकिन कल नहीं बन पाया। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 2022 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, प्लस आप सबका सिलेक्शन ज़रूर कराए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के, कि जल्दी से जल्दी उसका सिलेक्शन हो। तो हम तो बस यही कामना करते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी आपकी मनचाहे पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो। जितने भी स्टडी फंडा हमारी पूरी तरफ टीम की तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ये जो अब न्यूज़ है 1 जनवरी की, इसमें 31 और 30 की जो न्यूज़ नहीं थी वो भी मैंने इंक्लूड कर दी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डेली 2 या 3 दिन में अगर नहीं होती है न्यूज़, तो हमारी न्यूज़ 2-3 दिन में आती है। अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो डेली न्यूज़ आती है। अपना सिंपल लॉजिक यही है। तो हम आज चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ अपनी। जीएसटी काउंसिल डेफर्ड टैक्स रेट ऑन टेक्सटाइल। तो क्या हुआ है कि जीएसटी काउंसिल, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज जीएसटी काउंसिल? तो इस टर्म को मत भूल जाइएगा। सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कैसी टाइप की बॉडी है। तो याद रखिएगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस एक्ट में लिखी गई है? तो 279A। इस एक्ट को आप ध्यान रखेंगे। तो जीएसटी काउंसिल, इस वर्ड को मत भूलिएगा। जीएसटी काउंसिल क्या है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल में लिखी गई है? एक तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ये, लेकिन जो इसके अंदर टर्म यूज हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है? तो याद रखिएगा इसको हेड करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो इसको हेड करेंगी। और कौन कौन इसमें मेंबर होता है? तो सेंटर के जो मिनिस्टर होते हैं फाइनेंस के, वो इसके मेंबर होते हैं। प्लस स्टेट के जो रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं, स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो सारे इसमें वाइस चेयरपर्सन होते हैं। अब जीएसटी काउंसिल जो है, याद रखिएगा ये जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि स्टेट और सेंटर मिलजुल के अपने आपस में जीएसटी के जो डिटेल्स हैं उनका डिसाइड करें। तो इसमें सेंटर की वोटिंग पावर केवल 1/3 है, स्टेट की पावर वो 2/3 है। याद रखिएगा स्टेट को इसमें ज्यादा पावर मिली हुई है 2/3, और सेंटर को केवल 1/3 पावर मिली हुई है। कोई भी डिसीजन लेना है तो हमेशा 75% की मेजोरिटी से लेना है। अब जीएसटी काउंसिल करता क्या? अगर उन्हें कोई भी, जैसे उन्हें टेक्सटाइल में रेट घटाने हैं कि इसे 12% से लेकर 5% में ले आओ, या पेट्रोल को उन्हें जीएसटी के अंदर इंक्लूड करना है, या कुछ भी करना है, तो उन्हें जीएसटी काउंसिल से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। ये अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी एक बार जीएसटी काउंसिल पे सवाल पूछ चुका है कि इसको चेयरपर्सन कौन करता है। ये ऑलरेडी सवाल आ चुका है, तो आगे भी इसके आने के चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूलिएगा मत। आगे चलते हैं। राज्यसभा एनुअल प्रोडक्टिविटी ड्रॉप्स टू 59%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी गिर गई है 59%। कभी कभी हम देखते हैं कि राज्यसभा, कभी कभी आपने अगर यूपीएससी की तैयारी करी है तो इसमें एक फेमस सवाल है कि राज्यसभा जो है वो ज़्यादा अच्छी, मतलब एक रबर स्टैंप की तरह काम करता है। रबर स्टैंप, या इसके पास कोई पावर नहीं है, नो लीडरशिप क्वालिटी। एक ऐसे करके सवाल बनता है राज्यसभा के बाद, लो लीडरशिप क्वालिटी। तो ये क्यों होता है, क्या होता है, ये सब अपने को जानने का नहीं है। आप इस डेटा का यूज कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आपको स्टेट, अगर आपको बताना है कि इंडिया में डेमोक्रेसी कैसी है, या उसमें नेगेटिव पॉइंट लिखना है किसी भी चीज में इंडिया से संबंधित, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन जो राज्यसभा है उसकी प्रोडक्टिविटी 59% घटती जा रही है। अब इसमें आप एक चीज ये भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत कम है। आप ये भी लिख सकते हैं। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं जो टाइम पीरियड है, जो मतलब जैसे मान के चलिए राज्यसभा लगनी, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है। लोकसभा जैसे चलनी चाहिए 100 दिन के लिए, तो 100 दिन के लिए चलती ही नहीं है, मात्र 50 दिन के लिए चलती है, 60 दिन के लिए चलती है, और जितने दिन भी चलती है उसमें भी हंगामा रहता है। तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य आपको यहाँ पेपर 1 के ही न्यूज़ नहीं, यहाँ तक कि पेपर 2 को भी कवर कराना है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। पेपर 2 को ही मैं इंक्लूड करके पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, अब मैं थोड़ी जानकारी आपको राज्यसभा के बारे में देता हूँ, जो एग्जाम 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए देता हूँ। सबसे पहले ये पूछता है कि राज्यसभा का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919। इसमें बात बोली गई थी कि राज्यसभा होनी चाहिए। इस एक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको मैंने हिस्ट्री भी आपको पढ़ाई है, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। जिन बच्चों ने मेरे से हिस्ट्री नहीं पढ़ी है वो जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना मैंने करा रखा है। तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, इससे राज्यसभा बनी है। इसका ओरिजिन अगर कोई पूछता है तो यहां से हुआ है। दूसरा एक सवाल ये होता है कि राज्यसभा कैसा होता है। तो याद रखिएगा राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस है। इसके मेंबर रिटायर नहीं हो, मतलब रिटायर नहीं होते, बार बार अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। बस आपको याद रखना है परमानेंट हाउस है। कितने साल के लिए होता है? 6 ईयर के लिए होता है। ये कहीं मेंशन नहीं है, ये एक एक्ट है, या इसे हम कन्वेंशन बोल सकते हैं। एक्ट है वैसे तो ये, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि 6 साल के लिए होगा। ये एक एक्ट के थ्रू बोला गया। तो याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है राज्यसभा का। ये मैं फिर से बोलूंगा, ये 6 साल जो है एक एक्ट के थ्रू है, सालों एक्ट करके है।
ये लेकिन आपको जानने का इतना डिटेल में जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा राज्यसभा का जो टाइम पीरियड है, जैसे लोकसभा का टाइम पीरियड क्या होता है 5 इयर्स होता है, वो क्लियरली डिफाइन है, लेकिन जो राज्यसभा का जो टाइम पीरियड है 6 साल, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं डिफाइंड। आप एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइंड नहीं है, हम रेगुलर यूज करते हैं, इससे भी सवाल बन जाता है। जैसे आप याद रखिएगा हमारे बजट कहीं डिफाइंड नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट कहीं डिफाइन ही नहीं है, बजट की जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वर्ड ध्यान है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और इनका हम रेगुलर यूज करते हैं। एक सवाल ये हो गया। दूसरा, राज्यसभा के बारे में बता दिया। अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि राज्यसभा के पास क्या एक्सक्लूसिव पावर है जो लोकसभा के पास नहीं है, कि राज्यसभा इन केस में ये अपना मतलब खुद से कर सकता है। तो मैं वो भी बता देता हूँ, 2 एक्ट है मेजरली जिसमें राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। कौन कौन से है मैं वो बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर कोई भी आइटम, जैसे आपने पढ़ा है ना शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, अगर कोई भी आइटम हमें स्टेट लिस्ट से सेंट्रल लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट से स्टेट लिस्ट में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक्सक्लूसिव राइट है। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल देता हूं, अगर जैसे हमारी 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, अगर हमें कोई भी आइटम सेंट्रल लिस्ट से स्टेट लिस्ट या स्टेट लिस्ट से सेंट्रल लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट किसी में भी लेके जाना है तो सबसे पहले हमें राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका आर्टिकल मेरे को एक्चुअली थोड़ा अभी रिमेंबर नहीं हो रहा, इसका आर्टिकल आई थिंक 247 है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे को इतना क्लियरली इसके बारे में अभी ध्यान नहीं आ रहा पर है यही। दूसरा जो है वो है ऑल इंडिया सर्विस। अगर हमें AIS जो ऑल इंडिया सर्विस है उससे हमें कुछ भी छेड़खानी करनी है तो सबसे पहले हमें राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसका आर्टिकल 312, ये क्लियरली मुझे पता है। तो ये 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकल बोल रहा हूँ, 2 चीज हैं जिनके ऊपर राज्यसभा का एक्सक्लूसिव राइट है, लोकसभा का भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं है जितना राज्यसभा के ऊपर है। एक तीसरा और होता है जैसे इमरजेंसी, चलिए वो आपका इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, 2 जरूर पूछे जाते हैं, एक तो सेंट्रल लिस्ट से स्टेट लिस्ट में डालने का और ऑल इंडिया सर्विस में, इसमें राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। तो ये कुछ चीजें जो राज्यसभा के बारे में जाननी आपको बहुत जरूरी थी तो मैंने बता दी। आगे चलते हैं। कोर सेक्टर आउटपुट रोज 3.1% इन नवंबर। तो कोर सेक्टर, अब ये कोर सेक्टर क्या होता है तो याद रखिएगा हमारे मेनली 8 कोर सेक्टर हैं, इन सबका 8 कोर सेक्टर का मैंने नाम भी यहाँ पे लिख दिया है। इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है, आपको इतना नहीं जानना किसकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई है, थोड़ा रफली ध्यान रखिएगा, तो हर महीने चेंज होते रहते हैं। तो बस इन 8 कोर सेक्टर का नाम याद रखिएगा क्योंकि वो कभी कोई पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा कोर सेक्टर नहीं है, वो ऐसे करके पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है CCC फर्न्स, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, आप इसमें पढ़ सकते हैं, ये सारे मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं। जैसे ये हो गया कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इससे क्या कहते हैं एफ से फर्टिलाइजर, इससे रिफाइनरी, ई से अपना क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एन से नेचुरल गैस और एक और बचा एस से स्टील। तो ये CCC फंड्स है, आप इनको याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा किसका है सबसे कम किसका है वो इसमें क्लियरली मेंशन है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इतना वैसे वो नहीं पूछता है लेकिन ये जरूर पूछ लेता है लिस्ट देके कि इसमें से हमारा कौन सा कोर सेक्टर है या कौन सा कोर सेक्टर नहीं है, तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसमें देखिए लिखा भी है यहाँ पे ना ग्रोथ रेट ऑफ द, ये पूरा क्लियरली इन्होंने लिख रखा है तो मैंने इसको यहाँ अच्छा करके लिख दिया बस, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। आगे चलते हैं। आफ्सपा एक्सटेंडेड इन नागालैंड, तो आफ्सपा को एक्सटेंड कर दिया गया है नागालैंड में। आफ्सपा क्या है? आफ्सपा है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। अगर कहीं भी स्टेट सेंटर को लगता है या वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा है या लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो वहाँ आफ्सपा लगाया जाता है। तो आफ्सपा को एक्सटेंड कर दिया गया नागालैंड में 6 महीने के लिए। और कहाँ कहाँ लगा हुआ है तो मैंने यहाँ क्लियरली लिस्ट दे रखी है, आप यहाँ क्लियरली पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है आफ्सपा जो है वो लगा हुआ है। एक सेकंड, ये पेन का इंक चेंज कर लो, दिखेगा नहीं आपको। तो ये कुछ जगह जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन कुछ स्टेटों में अभी भी लगा हुआ है। इधर लद्दाख वाला रीजन है उसमें भी है, तो पूरे रीजन में वैसे अभी आफ्सपा लगा हुआ है और ये कुछ रीजन है जिनमें आफ्सपा लगा हुआ है। अभी स्पेशल जो फेमस है वो नागालैंड याद रखिएगा क्योंकि वो नागालैंड में अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछता है आफ्सपा से रिलेटेड, CAPF स्पेशली आफ्सपा से बहुत सवाल पूछता है, तो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अच्छा, आफ्सपा को जैसे हमें डिक्लेयर करना है कि अपने एरिया में हमें आफ्सपा लगानी है तो पूरे स्टेट में लगानी पड़ती है नहीं, अगर हम चाहें तो किसी गली मोहल्ले किसी डिस्ट्रिक्ट में भी लगा सकते हैं, उसमें बस वहां की जो स्टेट अथॉरिटी में जो भी जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। पार्टीज अगेंस्ट पुटिंग ऑफ यूपी इलेक्शन से CEC। तो अभी क्या है, ये जो मैंने क्यों चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र विद इलेक्शन कमिश्नर राजकेवार अनूप चंद्र पांडे इन लखनऊ। तो अभी कुछ नहीं, यूपी इलेक्शन की बात हो रही है, वहां जो पार्टी वार्टी का है इतना अपने को नहीं जानना, अपने काम का क्या है, अपने काम का है इलेक्शन कमिश्नर। तो ये 3 लोगों को क्यों, देखिए आप 3 लोग यहाँ देख पा रहे हैं, तो 3 लोग क्या है तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन में जो आर्टिकल 324 है, एक तो आर्टिकल आपको इसका याद होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल
2024 है, उसमें क्या बोला गया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, 1 सीईसी होगा और 2 जो है वो इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, लेकिन पता है एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज्यादा पावर है, इलेक्शन कमिश्नर के पास कम पावर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। भले वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये मैंने माना, लेकिन इन सबके पास बराबर पावर है, इक्वल पावर है। आप याद रखेंगे इन सबके पास इक्वल पावर है, बस नाम का अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्वल पावर है। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इनकी ये डिफाइन नहीं है इनकी क्वालिफिकेशन कि इनको ये क्वालिफाई होना चाहिए या इनको बीटेक होनी चाहिए, इनको ये होना चाहिए, ये कहीं अपने इसमें क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं है। तो ये 2-3 टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो आप अपने लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं कि इनकी एज क्या है, रिटायरमेंट क्या है, इन्हें प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ। ये सवाल जो है अब आउटडेटेड हो गए, ये सवाल अब सीएपीएफ नहीं पूछता, ये सब बच्चों वाले सवाल है। ये तो एसएससी वाले में अब जो सब इंस्पेक्टर के पेपर हुए उनमें ऐसे सवाल पूछे गए हैं, तो ये सवाल नहीं आते। तो ये जो मेन सवाल है ये सवाल अब वो स्टेटमेंट वाले सवाल पूछता है, तो मैं इसीलिए आपको स्टेटमेंट वाले पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे चलते हैं। चाइना इशू नेम्स फॉर 15 प्लेसेस इन अरुणाचल, ये मैंने क्यों इंपॉर्टेंट करा, देखिए कहीं भी आपको अगर इंडिया चाइना का रिलेशन लिखने को आता है, यहां तक कि आपके इंटरव्यू में भी बहुत इंटरेस्टेड रहता है इंडिया चाइना रिलेशन, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको आईटीबीपी मिल गई तो आपको हो सकता है चाइना बॉर्डर पे आपको वहां लगा दिया जाए। तो इसीलिए आपका जब भी इंटरव्यू होता है ना, वो मेनली बॉर्डर इश्यूज पे बहुत बात करते हैं। तो या तो आपके इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड बात होगी या आपके इंडिया चाइना की बात होगी, क्योंकि ये हमारी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इतनी वो लोग बात नहीं करते हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी वो इंडिया चाइना लिखने को बोलता है या इंडिया चाइना पढ़ने को बोलता है, सबसे मेजर चीज अगर आप बताएंगे तो ये बताएंगे चाइना कैसे ऑक्यूपाई करता है। चाइना कुछ नहीं करता, मेनली अरुणाचल में क्या करता है, चाइना अपना पार्ट मानता है अरुणाचल को। तो उसने क्या करा, जो अरुणाचल में कुछ जगह थी उनको 15 प्लेसेस में अरुणाचल प्रदेश की अपना नाम दे दिया, चिंग चिंग चू लू नू नू ऐसे करके उल्टे सीधे नाम दे दिए कि हमारे चाइना के नाम है। तो ये चीज चाइना ऑक्यूपाई करता है ऐसे अरुणाचल को। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। और चाइना क्या करता है कि अरुणाचल के जो लोग हैं उनको क्या कहता है कि आप हमारे यहाँ आइए, आपको ड्यूटी फ्री बोलते हैं या उसको क्या कहते हैं, अरे एक वर्ड होता है जो पासपोर्ट, वीजा फ्री, सॉरी ड्यूटी फ्री नहीं, वीजा फ्री। इन जो अरुणाचल के लोग हैं उनको वो वीजा फ्री कहता है कि आप तो अरुणाचल के लोग हैं, आप अरुणाचल के लोग नहीं, अरुणाचल तो चाइना का पार्ट है, तो इसीलिए आप हमारे कंट्री में आइए, आपको वीजा फ्री है। इनके लिए वीजा फ्री है। और जैसे आप हमारा पासपोर्ट, जैसे हम जाएंगे, अगर हमें पर्सनल आदमियों को चाइना जाना है, पूरे इंडिया के लोगों को, तो हमारे चाइना जब आएंगे तो इमिग्रेशन का ठप्पा लगेगा चाइना का। लेकिन अरुणाचल का अगर लोग जाता है तो ये चाइना वाले लोग उसके पासपोर्ट पर ठप्पा भी नहीं लगाते हैं कि आपको तो हमारे इंडिया मतलब चाइनीज सिटीजन है तो हम आपके ऊपर ठप्पा भी नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इंडिया चाइना रिलेशन में आगे बता सकते हैं। ठीक है, इसको न्यूज को बताने का मेन उद्देश्य आपके इंटरव्यू के लिए और सेकंड पेपर के लिए था, ना कि पेपर 1 के लिए। आगे चलते हैं। उड़ीसा रेडियो टैक्स रेस्क्यूड इंडियन पेंगोलिन, तो इंडियन पेंगोलिन को रेस्क्यू कर लिया गया। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडियन पेंगोलिन जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये तो समझ लीजिए कि इससे हर साल कुछ ना कुछ सवाल होता है। आज का जो इंपॉर्टेंट है, ये एक नंदाकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में ही। आपको एक तो ये याद होना चाहिए कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। अच्छा, ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार यूपीएससी ये नंदाकरण पूछ चुका है कि कहां पर है, तो आपको एक चीज ये याद होनी चाहिए। फिर ये पेंगोलिन के बारे में बताया था। पेंगोलिन टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। इंडिया में 2 तरीके के पेंगोलिन पाए जाते हैं, एक तो चाइनीज और इंडियन। वो ये पूछेगा कि इंडिया में सारे टाइप के पेंगोलिन पाए जाते हैं, नहीं, उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इंडिया में 8 में से केवल 2 तरीके के पेंगोलिन पाए जाते हैं। पेंगोलिन एक ऐसा भेड़, ये मतलब होता है कोई बिल्ली चूहा के, बिल्ली कुत्ते की तरह कुछ होता है, चूहा नहीं। तो ये 2 तरह के जो पेंगोलिन है वो इंडिया में पाए जाते हैं, एक तो चाइनीज और इंडियन। इन दोनों का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो भी अलग है। तो याद रखिएगा, इंडियन पेंगोलिन का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है और चाइनीज पेंगोलिन का जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। वैसे तो ये क्या है, जो हिली एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे अपने उत्तराखंड वाले रीजन में ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ले लीजिए, हिमालयन वाले रीजन में ले लीजिए, या कहीं कहीं ये उड़ीसा जैसे रीजन में भी पाए जाते हैं। अभी मतलब ये क्या है, इट इज द स्टेट फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टैंडर्डाइज रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल। तो इसको रिहेबिलिटेट करना है, मतलब कहीं से लाके कहीं डालने की कोशिश है। मेनली जो ये हैं ये पहाड़ों वाले रीजन में पाए जाते हैं, आपको एक याद रखनी है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 याद रखेगा, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 जो है उसमें एक्सट्रीम हमारे पास मतलब प्रोटेक्शन मिली हुई है एनिमल्स को। एक जो एनिमल है जिसे हम वर्मिन एनिमल बोलते हैं, जिसको हम मार सकते हैं, वो शेड्यूल 5 में लिखे गए हैं। शेड्यूल 5 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें ये बोला गया है ये वो एनिमल जो मतलब घातक हो जाते हैं या जो पागल हो जाते हैं, उनको हम स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन से उनका मर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे शेड्यूल 5 में लिखे गए हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इन्हें किस में रखा गया? इन्हें रखा गया शेड्यूल 1 में। ये गेंडे टाइप होते हैं। आगे चलते हैं।
गेंडे। प्राइम मिनिस्टर पुट ऑफ यूएई विजिट, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या है यूएई की विजिट के लिए अब जा रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है एफटीए। तो एफटीए अगर इनसे हमारे यूएई से हो जाते हैं तो ये हमारे मतलब बहुत मतलब पहला ऐसा होगा गल्फ रीजन में जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया होगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये मोदी जी कहीं गए हुए हैं अभी, मतलब जाएंगे तो और देखिए और ये क्या डील करते हैं उसके बाद बात होगी। यूएई इज द इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर द यूएस एंड चाइना। याद रखिएगा हमारे सबसे बड़े जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो है यूएस, उसके बाद है चाइना। अगर इसके साथ ये एफटीए साइन हो जाता है तो तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो जाएगा यूएई। एंड इफ द सीपा इज साइंड, सीपा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपीए। सीपीए का फॉर्मूला क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें यही होता है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए, आपके यहाँ से कोई सामान आएगा हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, हमारे यहाँ से कोई जाएगा आप उस पर टैक्स मत लगाइएगा। तो ये जीसीसी का पार्ट भी है, याद रखिएगा यूएई जो है वो जीसीसी का भी पार्ट वो जीसीसी का भी पार्ट है। और इतना सभी जानने की आपको जरूरत है, इससे ज्यादा मत जानिएगा। और इस पर जब आगे न्यूज आएगी तो मैं और आपको डिटेल बताऊंगा, ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी अनाउंसेस अवार्डेड इन 20 लैंग्वेज। अगर आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है तो सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट न्यूज है। डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ये किस किस को मिला है, तो आपको ये मतलब 20 लैंग्वेजेस में दिया गया। सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि कितनी लैंग्वेज में दिया गया है, तो 20 लैंग्वेज में दिया गया है। कौन कौन किस किस को मिला है, तो अनुराधा शर्मा पुजारी और नमिता गोखले अमंग विनर्स। इनका नाम याद रखिएगा, नमिता गोखले। इनको जो मिला है वो एक इंग्लिश नोवेल के लिए मिला है। नमिता गोखले को जो मिला है एक इंग्लिश नोवेल, उसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। यहाँ पे लिखा है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इनको इस चीज के लिए मिला है, एक इंग्लिश की नोवेल है। और जो दूसरी लेडी है अनुराधा शर्मा पुजारी, इन्हें मिला है आसामी वर्क के लिए। इन्होंने एक आसामी वर्क करा है, ईयत एक हान अरोना असिल। देखिए मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है लेकिन आपको दो लोगों का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। बाकी के जितने लोग हैं एक बार को आप उनका नाम याद मत रखिए लेकिन इनका नाम मत भूल जाइएगा। एक सवाल बहुत फेमस अटकाने वाला, पता क्या होता है इसमें, कि साहित्य अकादमी जो अवार्ड्स है केवल वो शेड्यूल लैंग्वेज में दिए जाते हैं। ये सवाल जो आपने शेड्यूल लैंग्वेज पढ़ी है ना, जो 22 तरह की जो शेड्यूल लैंग्वेज हमारे शेड्यूल में लिखी गई है, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही गलत है। साहित्य अकादमी अवार्ड केवल शेड्यूल लैंग्वेज में नहीं दिया जाता, अदर लैंग्वेज में भी दिया जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए पहली जो नमिता गोखले हैं वो इंग्लिश की राइटर हैं, और अगर आप शेड्यूल लैंग्वेज अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो उसमें इंग्लिश नहीं है। तो याद रखिएगा जो अपना साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो ऐसा नहीं है कि केवल शेड्यूल लैंग्वेज में दिया जाता है, क्योंकि इंग्लिश में भी दिया गया है तो शेड्यूल लैंग्वेज के अलावा और लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है। तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वो वहां पे लेगा कि ओनली शेड्यूल लैंग्वेज में दिया जाता है, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ये होता है आपको फंसाने का तरीका। ये सवाल ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्योंकि उस समय आपके दिमाग में नहीं आएगा। अब आपने एक बार मेरे मुंह से सुन लिया, अब आप इसे नहीं भूलोगे। अगर ये सवाल कहीं आएगा अब आप उसे बिल्कुल ही रॉन्ग करके आओगे, ठीक है। बाकी आप नाम इतना याद मत रखिए लेकिन इन दो लोगों का नाम मत भूलिएगा, अनुराधा शर्मा पुजारी एंड नमिता गोखले। नमिता गोखले को मिला इंग्लिश वर्क के लिए और अनुराधा शर्मा पुजारी जी को मिला है आसामी वर्क के लिए। ये दो चीज हो गई। आगे चलते हैं। बैंक जीएनपीए में राइज टू 9.5% बाय सितंबर। तो जीएनपीए क्या है, ये होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बस इसका नाम याद रखिएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है मैं थोड़ा सा बस यही समझा देता हूं। जैसे क्या हुआ, आपने बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लिया और आप उसे नहीं चुका पाए 1 साल के अंदर, तो बैंक क्या करती है कि बैंक उसे एनपीए घोषित कर देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि ये बंदा जो अब ये पैसा हमारे पास वापस नहीं आने वाला है तो इसको एनपीए घोषित कर दो। तो ये बढ़ने वाले हैं 9.5% बाय सितंबर। बस आपको इतना याद होना चाहिए। कभी कभी स्टेटमेंट की फॉर्म में देता है कि अब जो है हमारे यहाँ एनपीए कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब मैं इकोनॉमिक्स भी आपको थोड़ा थोड़ा टच फील कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने देखा है कि सीएपीएफ जो एग्जाम है ना वो थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स पे भी शिफ्ट हो रहा है, मतलब वो अच्छे अच्छे सवाल भी बनाने लग गया है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में भी जानकारी देता रहूंगा और इसमें जानने की और डिटेल जानने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तो टोटल ये 3 दिन की न्यूज थी, केवल 1 जनवरी की न्यूज नहीं थी। एक एक दो न्यूज जो है वो 31 की, तो मैंने उसको भी इंक्लूड कर दिया। आई होप यू लाइक माय लेक्चर। ये थोड़ा नए तरीके का मैंने बनाने की कोशिश करी है, आप बता सकते हैं कैसा लगा। और सब्सक्राइब कर लो यार स्टडी फंडा को यार, अभी तक 1 लाख नहीं हो पाए। मतलब कुछ चैनल ऐसे हैं ना जो केवल हंसी मजाक के वीडियो बनाते हैं, उनके 2 दिन में 1 लाख हो जाते हैं। हम इतने साथ से केवल मेहनत कर रहे हैं एक ही चीज पे, डिफेंस पे, इसलिए हमारे हो ही नहीं पा रहे हैं। तो जितने बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और चाहो तो मेरे को इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे मेहनत करते रहिए। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो न्यू ईयर तो हर साल आएगा। तो बस आप अपनी मेनली पढ़ाई पे ध्यान रखिए, और आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अब डेली आएगी। डेली यार मैं खुद चाहता हूं कि मैं डेली न्यूज़ दूं, लेकिन अगर 5 मिनट की न्यूज़ बना दूं और मैं वीडियो अपलोड कर दूं उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा ग्रुप में हो, ताकि बच्चा अगर एक बार बैठे तो उसे 3-4 दिन की न्यूज़ आसानी से मिल जाए। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।